हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रिपोर्ट कार्ड यूट्यूब चैनल में। बच्चों, मैं आप लोगों को रिपोर्ट कार्ड यूट्यूब चैनल में जनरल साइंस से रिलेटेड पॉइंट पढ़ाऊंगा। और जनरल साइंस में एक बार देखना, जो साइंस होती है, साइंस सबको पता है 3 भागों में इसको क्रमबद्ध डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले ये देखो सर, साइंस क्या होती है? साइंस होती है प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन। क्या होती है? प्रकृति का जो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्ध जो अध्ययन किया जाता है वो क्या होती है? साइंस होती है। ठीक है। अब साइंस को किस प्रकार अध्ययन करते हैं, किन किन पार्ट्स का अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आप सबको पता है कौन होती है? बायोलॉजी। फिर कौन सी होती है बेटा? फिजिक्स। और कौन सी होती है? केमिस्ट्री। अब सभी को पता है आप लोगों को कि बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी में वो बेटा किसका अध्ययन किया जाता है? बेटा जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत बेटा? बायोलॉजी के अंतर्गत। फिजिक्स में विभिन्न प्रकार के नियम, जैसे न्यूटन्स हुआ, आपका मोशन हुई, आपका गुरुत्वाकर्षण हुआ, इनके बारे में विभिन्न प्रकार के मैकेनिज्म तथा उनका अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और सबसे अंत में कौन है बेटा? अपनी केमिस्ट्री है, रसायन है, विज्ञान है। अब रसायन विज्ञान क्या होती है कि किसी भी शाखा के अंदर या किसी भी ऐसा पार्ट जिसके अंदर रसायनों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या बोला जाता है? रसायन विज्ञान बोला जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं का हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। आराम से सुनना बेटा। केमिकल रिएक्शंस का क्या करेंगे? हम स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। रसायन विज्ञान का क्या करेंगे? आपका अध्ययन करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है। आते हैं तो बेटा यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इनका हम बाद में करेंगे, एक एक आप पॉइंट लेते चलेंगे। सबसे पहले कोई कौन लेंगे? केमिस्ट्री। उसके बाद में ये लेंगे, फिर उसके बाद में ये लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं। एक बार देखना, होती क्या है केमिस्ट्री, क्यों आवश्यकता पड़ी। अब आप सबको आप पता है, आप बाहर एनवायरनमेंट में देखते हो, प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी आपका अणु का या परमाणु का बना हुआ होता है। सबसे छोटा वो पार्ट होता है, अविभाज्य कण होता है, वो परमाणु होता है। अब परमाणु का बना हुआ है तो परमाणु छोटे जो आपका सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है, उसको आगे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो परमाणु से मिलकर बना होता है। अब उनके बारे में हम क्रमबद्ध रूप से आगे चलते हैं। सबसे पहले देखना केमिस्ट्री। ठीक है। अब केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ मैटर। आराम से सुनना, किसका? स्टडी ऑफ मैटर। मतलब क्या हुआ कि हम किसका करेंगे? पदार्थ, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है द्रव्य का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? मैटर्स का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है। अब मैटर में भी सर क्या क्या चीज देखते हैं वो देखो। मैटर में बेटा सबसे पहले देखते हैं हम उसका कंपोजिशन देखते हैं। क्या देखते हैं? कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? सबको, सभी बच्चों को पता है कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? संगठन। यानी कि वो किससे मिलकर बना है, उसके आपका नॉर्मल पार्ट क्या है, कौन कौन से पदार्थ के एटम से मिलकर बना हुआ है, वो देखते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या देखते हैं बेटा? उसका यूटिलाइजेशन देखते हैं, उपयोग देखते हैं। क्या देखते हैं? उपयोग। या लो मैं यहां लिख देता हूं उसको। यूटिलाइजेशन, उपयोग देखेंगे। अब इसका निर्माण हुआ है, जो कंपोजिशन पार्ट थे, थोड़ी देर के लिए सुनना आराम से। जैसे ए और बी था, अब इसका निर्माण हुआ है, क्या 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 बना मेरे पास? ए बी बना। ठीक है। ए एक परमाणु था, बी एक परमाणु था, क्या बना? ए बी। किसके दौरान बना? रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान। तो उसकी क्या देखते हैं? केमिकल रिएक्शन भी देखते हैं। क्या देखते हैं? केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाएं भी देखते हैं। यहां लिख देता हूं, रासायनिक अभिक्रियाएं।
क्या देखती हैं उसकी रासायनिक अभिक्रिया। तो आराम से सुनना, केमिस्ट्री की होती क्या है, स्टडी ऑफ मैटर होती है, पदार्थों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या क्या देखा जाता है, उसमें उस पदार्थ का क्या देखा जाता है, कंपोजिशन देखा जाता है, संगठन देखा जाता है, उसके पश्चात उसका निर्माण कैसे हो रहा है, कौन सी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा उसका निर्माण हो रहा है उसका देखा जाता है, और सबसे लास्ट में क्या देखते हैं बेटा, उसका यूटिलाइजेशन देखते हैं। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उपयोग, यानी कोई भी पदार्थ मैंने बनाया वो पदार्थ मेरे लिए उपयोगी है या आप मेरे लिए नुकसानदायक है, क्या है क्या नहीं है, वो हम उसके अंदर देखते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थ होंगे, उसके अंदर देखेंगे कौन सा नुकसानदायक है, कौन सा लाभदायक है, ये चीजें हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, किसका कर रहे हैं हम, मैटर का। तो सबसे पहले एक चीज देखो कि सर मैटर होता क्या है। सबसे मेन बात तो ये है कि जो पदार्थ होता है, मैटर होता है, ये होता क्या है, ये तो बताओ आप। मैटर वो प्रत्येक चीज होती है, वो हर एक चीज होती है, वह प्रत्येक चीज होती है, वह प्रत्येक चीज होती है जिसका क्या हो, मास होना चाहिए। आराम से सुनना, जिसका मास यानी कि द्रव्यमान होना चाहिए, द्रव्यमान हो, तथा वो क्या करे, उसका जड़त्व का गुण भी पाया जाना चाहिए। उसमें क्या पाया जाना चाहिए, जड़त्व का गुण भी पाया जाना चाहिए, जड़त्व का गुण उपस्थित हो। ठीक है, और क्या होना चाहिए, वो स्थान घेरनी चाहिए। क्या घेरनी चाहिए, स्थान घेरनी चाहिए, यानी स्थान घेरनी चाहिए, तथा जिसे हम महसूस कर सके, महसूस कर सके, क्या कहलाती है, आपकी मैटर कहलाती है। आराम से सुनना, वो प्रत्येक वस्तु क्या होती है आपकी, जो आपका मैटर होता है, जब क्या होना चाहिए कि सर सबसे पहले तो उसका द्रव्यमान उपस्थित होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए समझो, आप टेबल के ऊपर बैठे हो, ठीक है, आप कुछ ना कुछ स्थान घेर रखे हो, ठीक है, आप स्थान घेर रखे हो, यानी कि आप कोई वस्तु हो या कोई चीज हो, जैसे आप बैठे हो तो आपने क्या कह रखा है, वो आपका द्रव्यमान, जैसे आपका वेट है, जैसे 50 किलो है, जैसे एक 15 किलो का बच्चा है बेटा, ये देखो इधर कोने में देखना, ठीक है, इसी प्रकार आपका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान है, ठीक है। इसी प्रकार क्या होना चाहिए, जड़त्व का गुण भी उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। जड़त्व गुण से पहले देखो वो स्थान, अगर कोई भी आपके पास पदार्थ होगा वो क्या गिरेगा, स्थान भी गिरेगा, तो पदार्थ होगा जिसका द्रव्यमान होगा वो क्या गिरेगा, स्थान भी गिरेगा। ऐसे तो है नहीं तुम टेबल पे बैठे होंगे, नहीं सर हम तो स्थान भी नहीं ले रखे, हमारा तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे हवा में झूल रहे हम लोग, तो स्थान घेरनी चाहिए, ठीक है। जड़त्व का गुण, जड़त्व का गुण होता क्या है वो समझो आराम से। जड़त्व का गुण होता है कोई भी वस्तु, आराम से सुनना, जो जड़त्व होता है, मैं यहां लिख देता हूं, जो जड़त्व होता है उसका मतलब क्या होता है, ये फिजिक्स का पॉइंट है बेटा, ठीक है। जड़त्व क्या होता है, यदि कोई वस्तु गतिशील है, आराम से सुनना, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है, अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर ही बना रहना चाहती है, जब तक कि उस पर किसी प्रकार का कोई भारी फोर्स कार्य ना करे। यदि कोई वस्तु, आराम सुनना, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही बना रहना चाहेगी, अगर कोई गतिशील है तो गतिशील ही बनी रहनी चाहिएगी, जब तक उसके ऊपर कोई भारी कार्य बल कार्य ना करे। अब थोड़ी देर के लिए समझना, अब कोई बच्चा, आप क्या कर रहे हो, आप टेबल के ऊपर बैठे हो, अब पीछे से किसी ने क्या किया, आपको अंगुली कर दी, यानी पेन घुसा दिया आपके, तो आप एकदम से क्या हो गए, खड़े होंगे, तो खड़े होने का जो विरोध करता है उसी को क्या बोला जाता है, जड़त्व का गुण बोला जाता है। मैं यहां लिख देता हूं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर बनी रहना चाहती है, यदि गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील बने रहना चाहती है, जब तक कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बाह्य फोर्स कार्य ना करे, जब तक कि उस पर कोई
बाह्य बल कार्य ना करे, क्या बोलते हैं, जड़त्व का गुण बोला जाता है। ठीक है, एक बार आराम से देख लेना, एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। केमिस्ट्री क्या होती है, स्टडी ऑफ मैटर होती है, किसी पदार्थ या द्रव्य का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसमें किस किस चीज को देखा जाता है, वो आपका जो पदार्थ है या एटम है या जो भी है वो किसका बना है, कंपोजिशन, उसका संगठन क्या है, उसका बेटा देखा जाता है। उसका निर्माण कैसे हो रहा है, कौन सी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, उनकी बारे देखा जाता है। और सबसे लास्ट में क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है, उपयोग होता है, आपके लिए वो लाभदायक है या नुकसानदायक है, वो चीज देखी जाती है। ठीक है, सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, सर मैं अब आप बात मैटर की कर रहे हो तो मैटर के बारे में बताता हूं। मैटर क्या होता है, प्रत्येक वो चीज होती है जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो। द्रव्यमान होगा तो बेटा वो क्या गिरेगी, स्थान भी गिरेगी, और क्या उसका क्या होना चाहिए, जड़त्व का गुण भी उपस्थित होना चाहिए। जड़त्व का गुण क्या होता है आपको पता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही बना रहना चाहती है, अगर वो गतिशील है तो गतिशील ही बना रहना चाहती है, जब तक कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बाह्य फोर्स कार्य ना करे। क्या कहलाता है बेटा, जड़त्व का गुण कहलाता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना आता वो ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप लोगों को पता है कि सर आपने ये तो नहीं बताया कि आपके फादर कौन होते हैं, किसके, केमिस्ट्री के, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पता होगा। ये देखो अजय बोल रहा है इनका सर डोल्टन होता है, कौन क्या बोल रहा है, मनीष जी बोल रहा है कि सर लेवोसियर होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्या होता है, लेवोसियर ही होता है बेटा। आपके कौन, केमिस्ट्री के फादर कौन होते हैं, लेवोसियर होते हैं। ठीक है, लेवोसियर कौन आपके, केमिस्ट्री के पिता है, पितामह है। ठीक है, आगे देखना, हम आगे बात करते हैं, मैटर की बात कर रहे हैं तो मैटर के ऊपर ही आगे चलेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा डिनोट रखना बेटा, अलग अलग जगह अलग अलग चीज दी हुई होती है, लेकिन एक्चुअल में कौन होता है इसका, लेवोसियर होता है। कई बुक्स में आपको यहाँ ओस्टवाल्ड भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन नहीं वो गलत है भाई, ओस्टवाल्ड भी लिखा हुआ मिलता है लेकिन ये गलत है, इसको मत लेना। कौन होता है ये आपका, लेवोसियर होता है। ठीक है, अब बात आती है सर मैटर। ठीक है, कोई बात नहीं सर मैटर आती है, लेकिन मैटर से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, इसकी ब्रांचेज भी बता देता हूं आप लोगों को। क्या बता देता हूं, ब्रांचेज, केमिस्ट्री की ब्रांचेज भी बता देता हूं, शाखाएं कौन कौन सी शाखाएं होती है केमिस्ट्री में। पहले बात तो सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, पता है आप लोगों को कितनी शाखाएं होती है केमिस्ट्री की, 3 प्रकार की शाखाएं होती है। कौन कौन सी, फिजिकल केमिस्ट्री, किसी बच्चे को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो बेटा साथ साथ क्या लिख रहा हूं मैं, हिंदी भी लिख रहा हूं, यानी कि भौतिक रसायन विज्ञान। क्या नाम होता है इसका, भौतिक रसायन विज्ञान। दूसरी कौन सी होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो सर हमारे को पता है, हम 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ के आते हैं, इतना तो हमारे को क्या बता रहे हो आप, फिर भी देख लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड कौन सी होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की आपको हिंदी पता होगी, फिर भी देख लो, अकार्बनिक रसायन। और ये कौन होती है, कार्बनिक रसायन। देखना ये अलग अलग ब्रांचेज होती है केमिस्ट्री की, 3 ही ब्रांच होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें अध्ययन किस किस का करते हैं मैं वो भी आपको साथ यहीं पर लागे बंदे बता देता हूं। यहां पर देखना, जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, आपके किसी भी अभिक्रिया, कौन सी, रासायनिक अभिक्रियाओं की, रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है तो आप किसका क्या अध्ययन करते हो, यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, यहां पर एलिमेंट्स का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि तत्वों का अध्ययन। ठीक है,
जब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है इसको। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है? हाइड्रोकार्बन युक्त यौगिकों का। एच का मतलब होता है, इसका मतलब हाइड्रो, और सी का मतलब कार्बन। यहां लिख देता हूं हाइड्रो कार्बन युक्त यौगिकों का। यौगिकों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो आराम से सुनना, केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती है। कौन कौन सी होती है? एक फिजिकल केमिस्ट्री जिसको भौतिक रसायन विज्ञान कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं, और तीसरी कौन सी होती है? कार्बनिक रसायन विज्ञान होती है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है? रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक में किसका अध्ययन किया जाता है? तत्वों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और कार्बनिक में किसका किया जाता है? हाइड्रोकार्बन युक्त यौगिकों का। हाइड्रोकार्बन युक्त का मतलब होता है जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ध्यान रखना, किससे? हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने यौगिकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? कार्बनिक रसायन विज्ञान के अंदर किया जाता है। एक बार लिख लो बेटा, उतार लो इसको फटाफट। इसको रब कर देता हूं मैं। ध्यान रखना, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन होता है? लेवोसियर होता है इस चीज का। अब यहां तक आगे, तो आगे देखना, हम सर अब मेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं क्लासिफिकेशन बता देता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर, कि कहां से कौन सी चीज कहां से आ रही है। अब कई बच्चे पढ़ते हैं कि सर क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से करते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो मैं एक बार आपको थोड़ा सा देखना। क्लासिफिकेशन कितने आधार पे करते हैं बेटा? 2 आधार पे करते हैं। पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। हिंदी में लिख देता हूं भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक गुण या अवस्था, जो भी आप लिखना चाहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरी होती है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। किसके आधार पर? रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, 2 प्रकार से बेटा इनको डिवाइड करते हैं। पहला कौन है? फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी के आधार के ऊपर। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? कोई बच्चा बताएगा मेरे को कितने प्रकार के होते हैं? ये देखो 2-3 बच्चे ऐसे कह रहे हैं सर 3 प्रकार का, कोई कह रहा है 4 प्रकार का, कोई कह रहा है 5 प्रकार का। तो सबसे पहले लो, मैं बताता हूं, आप पहले कंफर्मेशन कर लो। पहला कौन होता है बेटा? सॉलिड, मतलब ठोस, ठीक है। दूसरा कौन होता है? लिक्विड। अरे इनकी भी हिंदी बताना जा सकता है क्या? फिर भी लिख लो भाई। इनका सर हम तो हिंदी मीडियम गए थे, आपने हिंदी नहीं बताई थी, ऐसे हो जाएगा कभी। और ये कौन होता है? आपकी गैस। ये लो, ये कौन होती है? गैस। अब हमने तो सर आज दिन तक यही पढ़ा है। ये बेसिक आपकी क्या होती है? भौतिक अवस्थाएं होती है जो हर एक पदार्थ के अंदर पाई जाती है। लेकिन लैब में 2 अवस्थाएं और प्रिपेयर की जाती है। एक होती है प्लाज्मा, ओनली ये लैब में बनाई जा सकती है, बेसिक नेचर के अंदर नहीं होती ये। और एक होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसर। ये दोनों ही रेयर होती है, ये दोनों ही लैब में प्रिपेयर की जाती है, बाहरी नॉर्मल आपके एनवायरनमेंट में नहीं पाई जाती है। तो एनवायरनमेंट में बेसिक जो आपको करेगा, आपकी जो भौतिक अवस्था होती है वो कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। हर बच्चा यही पढ़ता है, इनकी कभी भी अध्ययन नहीं किया जाता है, लेकिन होती तो 5 प्रकार की है इनकी अवस्थाएं।
ठीक है, आगे देखना किसके आधार पर बेटा, रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर कितने प्रकार की होती है देखते हैं, अभी आपको पता लग जाएगा। रासायनिक गुण एक तो कैसा हो सकता है, प्योर हो सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध गुण हो सकते हैं उसके अंदर। जैसे कोई पदार्थ एक ही प्रकार के तत्व आपके एलिमेंट से मिलकर बना हो, जैसे मेरे पास सोडियम है, ठीक है, अब ये सोडियम है तो सोडियम ही सोडियम से मिलकर बना है, सोडियम के एटम से ही मिलकर बना हुआ है, तो ये प्योर हो गया। जैसे NaCl है, अब ये Na और Cl से मिलकर बना हुआ है, विभिन्न प्रकार के जो भी अणु है वो NaCl के है, तो ये क्या हो गए, प्योर हो गए। ठीक है, अगर ऐसा भी हो सकता है कि सर वो कैसे हो, इम्प्योर हो सकते हैं, अशुद्ध हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं इम्प्योर, क्योंकि जब प्रत्येक जो आपके दो मेटल होती है, किसी प्रकार की धातु होती है वो इम्प्योर रूप में ही निकाली जाती है खाद्यान्नों से। ठीक है, अशुद्ध, ये दो प्रकार की होती है। अब शुद्ध में किसका अध्ययन करते हैं, देखना आराम से। एक तो इसमें एलिमेंट का अध्ययन करते हैं बेटा, किसका करते हैं, तत्वों का, और किसका करते हैं, कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं, यानी कि पदार्थों का या यौगिकों का। कंपाउंड का मतलब यौगिक कह दो चाहे पदार्थ कह दो, यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अशुद्ध में क्या होगा, अशुद्ध का सबको पता है, विभिन्न प्रकार के जैसे एलिमेंट भी हो गया, कंपाउंड भी हो गया, और कोई सा कण भी हो गया, इनका क्या होता है, मिक्सर होता है, मिश्रण होता है, मिक्सर का अध्ययन किया जाता है। एक जगह सारे विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट हुआ, कंपाउंड हुआ, ये सारे एक जगह मिक्स होंगे, या और उसको क्या बोला जाता है, इम्प्योर बोला जाता है। जो अपने यहाँ से खाद्यान्नों से निकालते हैं, विभिन्न प्रकार के खानों से निकालते हैं, वो इम्प्योर रूप से निकलता है, और उसको क्या करते हैं, हम प्योर रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो आराम से देखना, जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है वो कितने प्रकार से होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं। किस आधार पर, एक तो बेसिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, और एक कौन होता है, बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं बेटा। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना कैसी होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। और तो दो कौन हो गए, एक तो प्लाज्मा हो गया और एक कौन हो गया, बोर्स आइंस्टीन कंडेंसोल कण हो गए। ये दोनों ही लैब में प्रिपेयर की जाती है, एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर दो प्रकार के, एक प्योर और दूसरा कौन होता है, इम्प्योर। प्योर होता है वो कौन होते हैं, प्योर में दो प्रकार के होते हैं, एक एलिमेंट, एलिमेंट हमेशा शुद्ध अवस्था में पाया जाएगा। जैसे मैंने कहा एक तत्व, तत्व मैंने कह दिया सोडियम, तो सोडियम एक शुद्ध अवस्था के अंदर, उसमें किसी प्रकार का और तत्व उपस्थित नहीं है, तो वो शुद्ध हो गया। जैसे मैंने कहा NaCl, नमक, मेरे पास नमक है तो NaCl, Na और Cl है। ठीक है, तो अब उसमें सभी प्रकार के अणु क्या है, Na और Cl के, वो कंपाउंड हो गया। दो या दो से अधिक किसी प्रकार के जब एटम्स का वो मिश्रण बनता है, उसी से कौन बनते हैं, या तो यौगिक बनते हैं या क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। तो दो या दो से अधिक होने चाहिए, तो यौगिक बोल दो, चाहे अणु बोल दो, चाहे पदार्थ बोल दो। ठीक है, मिक्सर क्या होगा, मिक्सर में सभी प्रकार का आप लोगों को पता है, जैसे आप क्या बनाते हो, रोटी बनाते हो, रोटी बनाने के लिए क्या करते हो, उसमें पानी भी डालते हो, उसमें नमक भी डालते हो, उसमें आटा भी डालते हो, फिर उसको गूंथते भी हो, तो वो एक तरह का क्या हो गया, मिक्सर हो गया। वो इम्प्योर होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों का क्या होता है, मिश्रण होता है। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं अब इसको इरेज कर देता हूं, येलो। मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जनरल केमिस्ट्री में चल रहे हैं, बाकी आगे देखते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे क्या होता है इसके अंदर। अब आगे देखते हैं, सबको पता है 9th क्लास में हर बच्चा पढ़ के आता है कि जो भी आपके पास जो भी वस्तुएं हैं वो दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं, एक कौन सी, सजीव, और दूसरी कौन सी होती है, निर्जीव। अब देखना, वस्तुएं दो अवस्थाओं में पाई जाएगी, एक तो होती है बेटा लिविंग, इसका मतलब क्या होता है, सजीव, और एक होती है नॉन लिविंग। अब हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, किसके बारे में नहीं करेंगे, एक बार देखो। जो लिविंग होते हैं, सजीव होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिका होती है। जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वो कौन होती है, कोशिका होती है। ठीक है, अपनी बॉडी का निर्माण किससे मिलकर बना होता है, या किससे होता है, कोशिकाओं के द्वारा होता है, जो सूक्ष्मतम इकाई होती है। ठीक है, सेल से कौन बनता है, टिश्यू बनता है। कौन बनता है, टिश्यू। या लो, टिश्यू से कौन बनता है, ऑर्गन बनते हैं, अंग बनते हैं। कौन बनता है, अंग बनते हैं। और अंग से कौन बनते हैं, सबको पता है, कौन, बॉडी। कौन बनती है, बॉडी बनती है, शरीर बनता है। ये लो, शरीर, इसको बोलते हैं उत्तक।
ठीक है, ये कहां पढ़ेंगे सारा, ये पूरा मैटर बायोलॉजी के अंडर में आता है, तो इसको यहां पर नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में कोई स्टडी नहीं करेंगे। कहां पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा मैटर कहां आता है, बायोलॉजी में आता है। हम बात करते हैं नॉन लिविंग की। अब नॉन लिविंग पदार्थ होते हैं, थोड़ी देर के लिए समझना। मेरे पास कौन है, ये पेन है। ठीक है, अब ये मेरे ऐसे सोच रहा हूं, ये पेन मिलकर किससे बना है। अब सब कहेंगे सर प्लास्टिक से मिलकर बना है, तो प्लास्टिक भी तो किसी से मिलकर बनी होगी। कि सर जब प्लास्टिक का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, जो सूक्ष्म इकाई होती है वो कौन होती है, एटम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब नॉन लिविंग पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एटम एक अकेला पदार्थ होता है। थोड़ी देर के लिए समझना, जैसे मेरे पास कौन है, ऑक्सीजन है। थोड़ी देर के लिए सुनना, ये ऑक्सीजन है, ये कौन है, परमाणुविक अवस्था में एक एटम है, परमाणुविक अवस्था में है बेटा। ठीक है, और ये एटम है और ये मोर देन रिएक्टिव होती है। ध्यान रखना क्या होती है, मोर देन रिएक्टिव, यानी क्रियाशील, बहुत अधिक क्रियाशील होती है। ये किसी न किसी दूसरी से क्रिया करेगी, जैसे दूसरी ऑक्सीजन से करवा देता हूं और ये क्या बना लेगी, O2 बना लेगी। अब ये किस में आ चुकी है, आणविक अवस्था में आ चुकी है, मोलिकुलर स्टेज में आ चुकी है, आणविक अवस्था में आ चुकी है। ये कम रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है, और ये क्या है, अधिक क्रियाशील हो है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना, जो एटम होगा वो अति क्रियाशील होगा। अब एटम क्या करेंगे, जैसे ऑक्सीजन के एटम क्या हुए, विभिन्न प्रकार के आपस में क्या कर लिए, क्रिया कर लिए। क्रिया करके किसके का निर्माण करेंगे, मैटर का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, मैटर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, मैटर का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के एटम मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आपके एटम किसका निर्माण करते हैं, मैटर का निर्माण करते हैं। अब आप लोगों को पता है, सब चीज देखते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए समझना कि कोई भी पदार्थ होगा उसमें दो प्रकार के फोर्स कार्य करते हैं। कौन कौन से, एक बार देखना। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए समझना, जैसे NaCl है, मैं आपको एक नाभिक के द्वारा समझाता हूं। जैसे इसमें पॉजिटिव है, ये आपका नाभिक हो गया, इसके चारों तरफ कौन इलेक्ट्रॉन लगा रहा है, कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए बता रहा हूं मैं ये चीज। ठीक है, ये मैं जो डैश डैश से दिखा रहा हूं, ये बिंदियों के रूप में, ये इलेक्ट्रॉन है। कौन है, इलेक्ट्रॉन। जबकि नाभिक में सबको पता है कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। जो न्यूट्रॉन तो कैसा होता है, न्यूट्रलाइज होता है, उदासीन होता है, और प्रोटॉन होता है, इसके कारण इसके ऊपर कौन सा आवेश होता है, आपका पॉजिटिव आवेश होता है। अब आप लोगों को पता है ये नाभिक है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव को पकड़े खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ना आपका ऋणात्मक चार्ज होता है और आपके नाभिक के ऊपर क्या होता है, धनात्मक चार्ज होता है। अब ये क्या करेगा, ये आपका नाभिक इनको पकड़ के क्या करेगा, खींचेगा। थोड़ी देर समझना, ये नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को पकड़कर क्या करेगा, खींचेगा, प्रत्येक को खींचेगा। ऐसे नहीं खींचेगा सर, बाहर वाले को नहीं खींचेगा, सभी इलेक्ट्रॉनों को पकड़कर खींचता है। लेकिन इसके साथ साथ एक कार्य और होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को दूर भी फेंकेगा। स्वाभाविक सी चीज है, क्योंकि ये यहां पर आएगा तो इसका प्रतिकर्षण, क्योंकि इस पर भी नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव, तो दो बल कार्य कर रहा है, एक आकर्षण बल और एक कौन सा है, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल किसके मध्य है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य है, और आकर्षण बल किसके मध्य है, आपके प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के मध्य, तो आकर्षण बल है। आकर्षण बल सदैव विपरीत ध्रुवों के मध्य होगा, और प्रतिकर्षण बल क्या होगा, आपके उसके मध्य होगा। ठीक है, आपका यह आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि इनके मध्य जो मैटर होगा उसमें आपके क्या होंगे, आयन होंगे। आयन होंगे तो उनके अंदर आपको कौन कौन से आपके फोर्स कार्य करेंगे, एक प्रतिकर्षण फोर्स कार्य करेगा और एक कौन सा करेगा, आकर्षण फोर्स कार्य करेगा। तो देखो यहां पर दो प्रकार के फोर्स कार्य करते हैं, कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया इंट्रा मोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्या हो गया, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है, अंतरा आणविक आकर्षण बल, आकर्षण बल। मैं इसको शॉर्ट में कह देता हूं, ये आई है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, आपको अगर दिक्कत हो IMFA, क्या बोल देता हूं इसको, IMFA, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एक का मतलब क्या है, अट्रैक्शन। दूसरा कौन सा होता है, वही होता है लेकिन ये आपका प्रतिकर्षण का होगा, ये लो, ये इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ, ये कौन हो गया, रिपल्सन हो गया। रिपल्सन का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। हिंदी में क्या बोलोगे, अंतराण्विक
प्रतिकर्षण बल। इसको क्या बोल सकता हूं मैं शॉर्ट के अंदर, IMFR। क्या बोल सकता हूं, IMF और R। ये लो क्या बना, IMF और R। ये दो फोर्स क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब मैटर को आप लोगों को पता है, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि मैटर की 3 अवस्थाएं मेनली होती है। कौन कौन सी होती है सभी को पता है, पीछे भी मैं बात करके आया था कौन कौन होती है। एक बार देख लो वापस से, रिवीजन के रूप में यहां पर आ जाती है। एक होती है सॉलिड, ठीक है, मैं इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूं तो मैं वो कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। सॉलिड, यहां पर कौन होगी बेटा, सेकंड कौन होती है, लिक्विड, और ये कौन सी होती है बेटा, गैस होती है। अब देखना कौन कौन हो गई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड और लिक्विड का मतलब क्या हुआ, कैसे ये आपकी सॉलिड हुई, किसको हम लिक्विड बोलेंगे, किसको हम गैस बोलेंगे, आराम से सुनना। अब सॉलिड की मैं आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी यहां पर बताता हूं, ठीक है। यहां पर देखना, जो सॉलिड होते हैं उनमें क्या होता है, जो कण होते हैं उसके बिल्कुल क्या होते हैं, पास पास चिपकी हुई अवस्था में होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। बीच में इंट्रामोलिक्यूलर गैप क्या होता है, 0 होता है, बहुत कम होता है, नन के बराबर होता है। या आपस में क्या होते हैं, इस प्रकार जुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस का मतलब, गैप का मतलब क्या है, इन दो कणों के मध्य जो आपका गैप होता है इनको बोला जाता है इंट्रामोलिक्यूलर गैप। ये क्या होता है, बहुत कम होता है। कारण क्या होता है, कम कब होगा, ठीक है, कम कब होगा, जब इसका अट्रैक्शन फोर्स, इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो, अधिक हो। इसका अट्रैक्शन फोर्स और इसका अट्रैक्शन फोर्स कम अधिक हो, इसका अधिक हो। जब आपस में अधिक बल से खींचेंगे तो ये एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो ये गैप क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनके अंदर कौन सा बल अधिक होगा, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत अधिक होता है। किसकी तुलना में, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन की तुलना में, जिसके कारण कौन बनता है, ठोस का निर्माण क्या होता है। तो मैं यहां पर यहां से लिख दूं, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान बहुत अधिक होता है, किसकी तुलना में, इंट्रामोलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन की तुलना में। तो वो कौन बनेगा, सॉलिड बनेगा। अगर अट्रैक्शन बल का मान बहुत अधिक है रिपल्सन की तुलना में, तो किसका निर्माण होता है, सॉलिड का निर्माण होता है, ठीक है। फिर कौन होगा, लिक्विड। थोड़ी देर के लिए समझना, ये क्या है, IMFA और ये IMFR, ये दो ही तो अपने पास है, सारे कैरेक्टर यही करेंगे। अब लिक्विड क्या होता है, लिक्विड एक तरह से ऐसे फ्लो में बहता है, सुनना आराम से, ऐसे फ्लो में बहता है, ठीक है। यानी क्या हुआ, जो इसके कण थे तो यही थे, लेकिन वो बहने वाली एक फ्लो की अवस्था के अंदर आ गई, बहने लगे। क्यों बहने लगे, जब सॉलिड को पता है इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत अधिक था, तो इनको बहने के लिए इनको आपको बीच में स्पेस नहीं छोड़ दी। अब ये बहने लग गए तो इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया, और किसका मान बढ़ गया, आपके रिपल्सन फोर्स का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, होगा अधिक अट्रैक्शन फोर्स ही, लेकिन रिपल्सन फोर्स अधिक नहीं होगा, लेकिन कम हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स किसकी तुलना में, रिपल्सन की तुलना में। इसका मान बढ़ेगा। यहां पर देखना, ये बहुत अधिक है, यहां पर कम हो गया, अब इसका मान बढ़ गया। देखो मैंने एक ही लगाया, यहां पर डबल लगाया था, इसीलिए लगाया था, वो कारण यही था, ठीक है। तीसरा क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, जो IMFA का जो मान होता है वो कम होता है, किसकी तुलना में, IMFR की तुलना में। आराम से देखना, IMFR की तुलना में, यानी जो अट्रैक्शन होगा वो रिपल्सन की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे। इसी कारण जो गैस के कण होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर स्थित होते हैं। सबको पता है गैस के कण पास पास नहीं होते, दूर दूर होते हैं। इनके मध्य अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, लगभग कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, रेयर हो जाता है। आप ऐसे कह सकते हो, सर शून्य हो जाता है एक तरह से, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कह सकते हो कि सर चलो आपकी ये बात मान ली कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, तो आपने तो दो कण और बताए थे, बिल्कुल बताया था। एक कौन बताया था, प्लाज्मा, और एक कौन बताया था आपका, ठीक है। अब देखना, मैं थोड़ा सा यहीं पर, मैंने कहा था यहां स्पेस छोड़ रहा हूं, थोड़ा सा यहां पर देखना, अगर दोनों का मान समान हो जाए, सुनना आराम से, अगर सॉलिड और लिक्विड के मध्य में अगर IMFA का मान तथा IMFR का मान क्या हो जाए, जो आपका बराबर हो जाए, मैं यहां पर लिखता हूं, देखना आराम से, ये यहां पर होता है प्लाज्मा। कौन होता है, प्लाज्मा। और इसका बेटा लैब में कह रहा था, मैंने पहले भी कहा था, नॉर्मल आपके नेचर में नहीं होता है। IMFA और इसका IMFR का मान क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो कौन बनता है, प्लाज्मा। ध्यान रखना, किसके मध्य में बनेगा, सॉलिड और लिक्विड के मध्य में बनेगा। आराम से सुनना, किसके मध्य में बनेगा, सॉलिड और लिक्विड के मध्य में कौन बनता है, प्लाज्मा बनता है।
जबकि बोन्स, आइंस्टीन, कंडेंसोल, ये कण होते हैं किसके मध्य में? लिक्विड और गैस के मध्य में होते हैं। किसके मध्य में होते हैं? लिक्विड और गैस के मध्य में। अगर इनका मान बराबर हो जाता है, लिक्विड और गैस के मध्य में आपका मान बराबर होता है, तो कौन बनेगा? बोस, आइंस्टीन, कंडेंसोल। अगर सॉलिड और लिक्विड के मध्य में मान बराबर होता है तो कौन बनेगा? प्लाज्मा बनता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। IMFA बराबर किसके हो जाए? IMFR। अब आप एक चीज कह सकते हो, सर यहां पर भी बराबर हो रहा है, यहां पर भी बराबर है। हाँ, लेकिन ये सॉलिड और लिक्विड के मध्य में बराबर हो रहा है, ये लिक्विड और किसके मध्य में बराबर हो रहा है? गैस के मध्य में। तो लिक्विड और गैस के मध्य में बोस होता है। कौन होता है? बोस होता है। और सॉलिड और लिक्विड के मध्य में कौन होती है? प्लाज्मा होती है। एक बार इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अब देखना, मैटर की तीनों अवस्थाओं में आ चुके हैं। कौन कौन सी होती है? एक कौन होती है? सॉलिड, बात इन्हीं की करेंगे और किसी की नहीं करेंगे। सॉलिड। दूसरी कौन होती है? लिक्विड। और तीसरी कौन होती है? गैस। ठीक है, बात तीनों की करेंगे। तो आपको सबसे पहले पता है, फोर्स की बात कर लेते हैं। यहां पर मैं कैरेक्टर डाल देता हूं। एक नंबर में देखना, मैं यहां पर फोर्स की बात कर लेता हूं। ठीक है, फोर्स क्या होता है? सॉलिड के अंदर किसका अधिक होता है? IMFA का मान अधिक होता है। किसकी तुलना में? IMFR की तुलना में। यहां पर क्या होगा? यहां पर IMFA ही अधिक होगा, लेकिन कम अधिक होगा किसकी तुलना में? सॉलिड की तुलना में। IMFR। यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? IMFA का मान कम हो जाएगा किसकी तुलना में? IMFR की। ठीक है, तो ये तो आपको पहले से पता लग गया था। दूसरा देखना, तो मैं यहां पर एक बार छोटे से एक डायग्राम के द्वारा आपको दर्शा देता हूं। येलो जो इसके कण होंगे वो क्या होंगे? बिल्कुल पास पास स्थित होंगे। येलो। इसमें क्या होगा? थोड़ा दूर दूर होंगे। येलो, येलो थोड़ा दूर दूर होंगे। और इसमें क्या होंगे? बिल्कुल ही दूर दूर होंगे। इसमें क्या होंगे? बिल्कुल ही दूर दूर होंगे। दूसरा देखो, इंट्रा मोलिक्यूलर गैप, अंतरा आणविक दूरी, अगर किसी को वैसे हो, अंतर आणविक दूरी, ये क्या होती है? अब आपको पता है ये कण बिल्कुल पास पास चिपके हुए, तो बीच में गैप मैंने कहा क्या था? बिल्कुल कम है बेटा, मिनिमम है। तो ये क्या हो गया? मिनिमम। ठीक है, यहां पर क्या हुआ? इससे अधिक है और उससे क्या है? कम है। तो मैं क्या कह दूं? ऐसे लिख देता हूं, मोर देन क्या हो जाएगा? सॉलिड। मोर देन बाय सॉलिड। सॉलिड से क्या है? अधिक है। ठीक है, आपका कौन? इंट्रामोलिक्यूलर गैप किसके अधिक है? सॉलिड की तुलना में अधिक है। तभी तो फ्लो के अंदर आए, देख लो आराम से, बीच में गैप है, इनमें बीच में गैप नहीं है। इसमें क्या है? बहुत अधिक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मैक्सिमम, अधिकतम। गैप क्या पाया जाएगा? अधिकतम पाया जाएगा। ठीक है, तीसरे कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, आकार और रूप। शेप एंड साइज, अब देखते हैं आकार और रूप।
इसका क्या होता है, थोड़ी देर के लिए सुनना। तो आप लोगों के पास पत्थर है, थोड़ी देर के लिए सुनना आराम से। अब पत्थर का आकार और रूप बिल्कुल फिक्स होता है, किसी प्रकार का वो नहीं होता है, ठीक है। तो आकार और रूप इसका क्या होगा, फिक्स होगा, डेफिनेट होगा। क्या होता है, डेफिनेट। अब जो आपके लिक्विड होता है इसका भी आकार और रूप डेफिनेट होता है, कोई ऐसे नहीं अलग अलग होता है, किसी भी पात्र में डाल दो उसी का आकार ले लेता है। आकार और रूप इसका क्या होता है, इसका भी डेफिनेट होता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या होता है, इसका भी डेफिनेट, जबकि इसका क्या होता है, इनडेफिनेट होता है, निश्चित नहीं होता है। अब गैस का आकार आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, इनडेफिनेट होता है, ठीक है। आपका अनिश्चित होता है। मैं इनको यहां पर लिख देता हूं, एक का मतलब है निश्चित और दूसरे का मतलब क्या है, अनिश्चित, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं चौथा करेक्टर, डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी, घनत्व। अब डेंसिटी की बात आती है, घनत्व की बात आती है, तो घनत्व की बात के बारे में सुनना, किसी भी स्थान विशेष के अंदर पदार्थों की जो अधिकतम संख्या आप ला सकते हो उसी को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करना। जैसे मेरे पास ये कोई पदार्थ, कोई पात्र है, अब इसमें मैंने कितने कण डाल रखे हैं वो आपको दिख रहे हैं, इसमें मैंने कितने डाल रखे हैं वो भी आपको दिख रहे हैं, और इसमें कितने डाल रखे हैं वो भी आपको दिख रहा है। तो सबसे अधिक किसका है, में सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर किस में है, आपके इसके अंदर। तो डेंसिटी सबसे अधिक किसकी होगी, आपके सॉलिड की होगी, फिर किसकी होगी, लिक्विड की होगी। यानी कि क्या हो जाएगी, आपकी लेस देन हो जाएगी, लेस देन सॉलिड, लेस देन क्या हो जाएगी, सॉलिड। और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी तो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। एक बार बराबर इसको ले लो, मैं ऊपर लिखता हूं इसको। ठीक है। जो पांचवी चीज है वो एक और देख लो, गलनांक एंड क्वंथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एंड क्वंथनांक। गलनांक और क्वंथनांक क्या होते हैं, अब आपको पता है सॉलिड होता है, वो सॉलिड को बेटा अधिक टेम्परेचर के ऊपर गला सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या होता है, आपका मैक्सिमम होता है, सुनना आराम से, इसका क्या होता है, मैक्सिमम। इसका क्या होगा, इससे तो कम होगा, मैक्सिमम से क्या होगा, कम होगा। या लो मैं कह देता हूं लेस देन बाई सॉलिड, ठीक है। गैस का क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका तो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि कण ही दूर दूर स्थित होते हैं, इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये कैरेक्टर आपको विशेष तौर से आपको क्या करने, ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब एक चीज देखना, इनका सर कोई भी पदार्थ है, आप लोगों ने एक चीज देखी है, वो चीज देखना। जैसे मेरे पास कौन है, सॉलिड है, ये कौन है, लिक्विड है, और ये कौन है, गैस है। अब प्रत्येक बच्चा जानता है कि सर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, और लिक्विड को आपके गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, या सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैं इसको एक पॉइंट के रूप में दे देता हूं आपको। क्या हो गए, आपके जो पदार्थ है, पदार्थों में परिवर्तन भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। दो प्रकार से होता है, एक किसके आधार पे, टेम्परेचर के द्वारा कर सकते हो आप, किसके द्वारा कर सकते हो, टेम्परेचर के द्वारा, और दूसरा किसके द्वारा कर सकते हो, प्रेशर के द्वारा। प्रेशर के द्वारा कर सकते हो। ये टेम्परेचर वाला पार्ट है, मैं इसको प्रेशर को इधर दे देता हूं, या लो ये प्रेशर हो गया। अब थोड़ी देर के लिए सुनना आराम से कि सर क्या करेंगे, मेरे को सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में। या लो मैं सॉलिड को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं। यानी कि सॉलिड है, सॉलिड आप बर्फ को समझो, एक तरफ से याद रखो, बर्फ
किस में जा रहा है, जल में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, ठीक है, गल रहा है, वो गलन हो रहा है। तो क्या किया आप लोगों ने कि सर ये लो आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया। थोड़ी देर के लिए मेरे पास आइस थी, आइस को आप लोगों ने क्या किया, गर्म किया। क्या किया, गर्म किया, टेम्परेचर दिया तो किस में किया, आपका कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो इसको क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। अब क्या हुआ, ये वापस किस में आ सकता है, मैं दोनों चीज साथ साथ ले रहा हूं। अगर मैं इसका टेम्परेचर कम करूं तो किस में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। तो मैंने टेम्परेचर को क्या किया, कम किया, और इसको क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन, संघनन। क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन बोला जाता है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि सर लिक्विड को भी तो आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या लो मैं लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसके अंदर, और इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसके अंदर। दोनों को आपस में से कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लिक्विड को किस में कर दिया, गैस में। तो क्या किया, लिक्विड से गैस में गया, यानी कि लिक्विड गैस में वन वाष्प के रूप में गया। जल तो यहां पर क्या था, जल के रूप में था, यहां पर वाष्प के रूप में। तो मैंने टेम्परेचर को क्या किया, और बढ़ाया। क्या बढ़ाया, और बढ़ाया। इसको क्या कहते हैं, बॉईल करना कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉईल करना। तो इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट के दौरान क्या होता है, जल का वाष्पीकरण होता है। क्या होता है, वाष्पीकरण, जिसको क्या बोला जाता है, इवापोरेशन बोला जाता है। ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट को ही इवापोरेशन, वाष्पीकरण बिंदु बोलते हैं। आराम से सुनना, आराम से। क्या बोला जाता है, वाष्पीकरण बिंदु बोला जाता है, या लो इवापोरेशन पॉइंट बोला जाता है। मैं क्या कर सकता हूं, गैस को ठंडी करूंगा तो किस में आ जाएगी, लिक्विड में आ जाएगी। या लो टेम्परेचर को क्या करूंगा, कम करूंगा तो किस में आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तीसरी चीज क्या होगी, सर हाँ आपको गैस को डायरेक्ट सॉलिड में भी ला सकते हो, सॉलिड को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर सकते हो, गैस में। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। या लो आप क्या करो, टेम्परेचर को कम कर दो तो डायरेक्ट किस में आ जाएगा, बिल्कुल कम कर दो, किस में आ जाएगा, सॉलिड में, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो उसको वो किस में चला जाएगा, गैस में। इसको क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन। डायरेक्ट इसको गर्म करोगे किस में चला जाएगा, गैस में। आप इसको कम करोगे किस में आ जाएगा, सॉलिड में। तो येलो क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन बोला जाता है, ठीक है। अब ऊर्ध्वपातन के दौरान क्या होता है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर। और गैस को क्या कहते हैं, जैसे टेम्परेचर आप कम करोगे तो वो किस में आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। थोड़ा सा एक मिनट, लो टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया। अब ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं। जैसे कौन हो गया, कपूर। क्या करोगे, आप उसको जलाओगे तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, गैस के अंदर का आपको होता है। जैसे नौसादर, कौन होता है, जैसे कपूर और नौसादर क्या करते हो, जब भी आप उसको जलाते हो ऊर्ध्वपातित करते हो, किसमें, ठीक है। तो ये था आप लोगों के सामने जो क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, टोटल केमिस्ट्री क्या होती है, मैंने आप लोगों को आज समझा दिया फर्स्ट लेक्चर के अंदर। अब इसके बाद में जो होगा वो एटम वाला पार्ट, आपके जनरल साइंस का पार्ट चलना शुरू हो जाएगा। केमिस्ट्री क्या होती है मैं आपको पूरी डिटेल आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके एटम चैप्टर के साथ, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे सब कुछ।